तो बच्चों अब हमारा मैथमेटिक्स का चलेगा फुल रिवीजन। तो हम कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराएंगे आपको, और बस आप ये रिवीजन कर लें, और इसमें हम आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये रिवीजन में आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे पूरे चैप्टर का, और आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो हमने आपको मार्क कराए हैं। तो अगर आपने सभी क्वेश्चन किए हैं तो वो तो सबसे ही ज्यादा बेस्ट है भाई, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं बुक के क्वेश्चन, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन करें जो हमने मार्क कराया है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी एग्जाम मटेरियल वाली जो सीरीज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी पर ही आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी आपको इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम मटेरियल आपको उसी में प्रोवाइड है किया हुआ है हमने। तो आप उस 2024 वाली सीरीज को जरूर देखें। तो अब हम बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट की, और इसके बाद हम आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे। बस आप ये दोनों सीरीज देख लें हमारी, और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% हो जाएगी। तो अगर आप हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं कि भी हमने आपको पूरे साल जो भी आपको बताया, जो भी आपने हमसे सीखा, तो अगर आप हम पे विश्वास रखते हैं तो बस इतना विश्वास और करें कि भी ये दोनों लेक्चर देखें आप, और इन दोनों लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो हम एमसीक्यू बता रहे हैं वो क्वेश्चन, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कर लें, ये इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहते हैं तो जो हमारे प्री बोर्ड पेपर जो हमने आपके लिए कराए हैं, सोल्व कराए हैं, उनको देख कर चले जाएं। तो बस जो हम एमसीक्यू सीरीज लगाएंगे उसमें से ही एमसीक्यूज आपको सभी मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई एक ही दिन बचा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको ये सीरीज देखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें आपको सभी चीजें क्लियर कर देंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सभी बताए जाएंगे भी, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इसलिए इसको ध्यान से देखें, और करते हैं इसे स्टार्ट। हमारा जीएसटी। अब जीएसटी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है जीएसटी, आपको बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ओके, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और इसकी बेसिक नॉलेज की भी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये 1 जुलाई 2017। वैसे आता नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए फिर भी। ये सभी इसकी बेसिक नॉलेज है। फिर हमने बात की थी कि इसमें किस टाइप की ट्रांजेक्शन होती है। तो हमारे पास इसमें हमने 2 टाइप्स की ट्रांजेक्शन की, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट। अब सिलेबस में कहने के भी इंटर स्टेट नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटर स्टेट भी आप कर ले, कोई टफ नहीं है इसमें। बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट एमसीक्यू आ गया तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको इसको देखना है। अब देखते हैं इसमें कि भी इससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भी सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या है। मोस्टली बच्चों को पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो कि भी कॉस्ट प्राइस जिस पर हमने परचेज किया वो इसका कॉस्ट प्राइस होता है। किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जो भी हमने गुड्स खरीदा है, गुड्स का मतलब है यहाँ पर सामान से है, ठीक है, गुड्स होगा, गुड नहीं होगा, गुड्स होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कॉस्ट प्राइस जिस पर हम खरीदते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस जिस पर हम बेच देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ये आपको बताया कि भी सीपी का मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सभी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। एमपी, ठीक है, एमपी मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस होता है हमारा। अब इसमें क्या डिफरेंस है? भी मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस जिस, कॉस्ट प्राइस जिस पर हमने खरीदा, और सेलिंग प्राइस जिस पर बेच दिया। मार्क प्राइस जो भी अंकित प्राइस है, मतलब कह सकते हो कि जो भी उस पर मार्क किया होता है। आप कोई भी सामान लेने जाते हो, आपने देखा भी कोई आप लेट कर लेते कि आप मोबाइल वगैरह जो खरीदने जाते हो, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने जाते हो, तो उसमें एमआरपी लिखा होता है। तो उसका क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसका, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही मार्क प्राइस कहते हैं उसमें। मार्क प्राइस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, मार्क प्राइस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट के बाद जब आप प्राइस देते हो तो वही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी हमारा यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कोई भी डिवाइस था हम ना जिसका मार्क प्राइस था, कोई भी मार्क प्राइस था उसका 10,000। अब उस पर 20% डिस्काउंट मिला हमें, उसका 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% हो जाएगा 2,000 रुपीज़। तो इसको कितने में बेच रहा है वो शॉपकीपर जो है? 8,000 का। अब इसके बाद आपको देना होता है टैक्स, ठीक है। हमेशा सेलिंग प्राइस पर ही क्या लगता है? टैक्स लगता है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। सिंपल सी बात हो गई है हमारी। अब इसमें बात करते हैं कि भाई जो हमारा जीएसटी है वो 2 टाइप्स का है। आपको बताइए कि जीएसटी किस तरीके से लगता है। एक तो इंट्रा स्टेट लगता है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन
क्या देते हैं हम इसे, और इसे कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये क्या है हमारा, सेम स्टेट में, कि भाई यूपी यूपी में है, दिल्ली दिल्ली में है, पंजाब पंजाब में ही ट्रांजेक्शन हो रही है, कि भाई एक गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन सेम स्टेट के अंदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट है, कि भाई पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, इस टाइप से डिफरेंट स्टेट है, तो क्या होता है हमारा इंटर स्टेट, इंटर स्टेट होता है। तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है हमारा, जो जीएसटी होता है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किस किस में, ये आपको पता है भाई, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जिसने एसजीएसटी, जिसने बेसिक लेक्चर किया है उनको पता है कि भी सीजीएसटी एसजीएसटी ये टोटल का 50-50% में डिवाइड हो जाता है, मतलब हाफ हाफ हो जाता है। कि अगर मान लेते हैं 18% है तो 9-9 हो जाएगा, अगर ये 28 है तो 14-14 हो जाएगा। ये बेसिक नॉलेज। और इस केस में हमारा क्या होता है, आईजीएसटी होता है नील, ये याद रखना है आपको। इस केस में आईजीएसटी नील होता है, या फिर कह सकते हो जीरो होता है। ठीक है, जीरो होता है इस केस में। लेकिन यहाँ पर अगर डिफरेंट स्टेट में हो रही है, कि भाई हम लेट कर लेते हैं कि पंजाब से यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली में ट्रांजेक्शन हो रही है, देन हम क्या कहेंगे इसमें, कि इस केस में आईजीएसटी होता है। और आईजीएसटी, टोटल आईजीएसटी कितना होता है हमारा, जो टोटल आईजीएसटी का रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, जीएसटी के इक्वल हो जाता है। बिल्कुल, आईजीएसटी कितना परसेंट होगा, इतना जीएसटी होगा। अगर 18% जीएसटी तो वो कंप्लीट आईजीएसटी हो जाएगा हमारा। आईजीएसटी का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी का मीन्स क्या है, स्टेट जीएसटी। मीन्स जब कभी भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है, मीन्स सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है, तो उस वो जो जीएसटी है उसे स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है और फिर उसे डिवाइड करती है। यहाँ पर क्या होता है, आधा किसको, एसजीएसटी चला जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, और आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो जीएसटी होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर सेंट्रल, जब ये हमारा क्या होता है, इंटर स्टेट होता है, तो यहाँ पर सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसी को सारा टैक्स जाता है, और वो फिर डिवाइड कर देती है फर्दर रूल के अकॉर्डिंग भी, किसी स्टेट में कितना देना है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जरूरी नहीं है कि भी एक ही डिफरेंट स्टेट में, पंजाब से डायरेक्ट दिल्ली जा रहा है, पंजाब से घूमता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये पंजाब से ये पंजाब से बिहार, बिहार से इस तरीके से रोटेट करता हुआ जा रहा है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो फाइनली हम क्या करते हैं, आईजीएसटी पे कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर डिवाइड करती है उसको। ओके, तो ये रूल है। तो ये बात समझ में आ गई हमारे सिंपल। तो इसमें और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इसको देख रहे हैं, तो ये बात आ गई हमारी। इसमें इसी से क्वेश्चन किए जाते हैं, मतलब इसी से इसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज जो सीरीज लेके आएंगे ना, तो वो एमसीक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको जरूर करना है आपको, क्योंकि उसमें सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो सभी हमने रखे हुए हैं उसमें। एमसीक्यू मतलब आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, वो सभी, और जो भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें रखे हुए हैं। ये हो गया हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। के बाद जो इसमें सेकंड एक्सरसाइज है ना, उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में किस तरीके से बताया गया है। और इसके बाद आप इसके अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं फर्स्ट चैप्टर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से, भी टेबल वाला। हमने देखा कि मोस्टली टेबल वाला ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि टेबल वाला ही आए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप कर ले इसमें। और फिर अगर हम इसमें बात करते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो इससे क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलते हैं। इससे जो सेकंड वाला है हमारा पार्ट बी के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, उसमें से क्वेश्चन आपको काफी कम देखने को मिलते हैं, इसलिए आप उसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन उसमें देखो, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, उसमें डिफरेंट स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप किस तरीके से किस तरीके से करते हैं। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे, अगर उसका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, कि भी हम लेट कर लेते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर ने यहाँ पर डीलर को कोई भी गुड्स या सर्विसेज सेल की, और फिर इसने फर्दर किसको की, कस्टमर को कर दी। अब इस केस में जीएसटी किसको किस तरीके से पे करना है ये बताना है हमें। अब देखो, जो भी हमारा रजिस्टर्ड डीलर होगा, जैसे यहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर है जिसके पास जीएसटी नंबर है, वही जीएसटी पे करता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ पर डीलर हो जाएगा कोई भी। अब ट्रांजेक्शन अगर हो रही है, कि भी मान लेते हैं यहाँ पर कोई 10,000 का कोई भी गुड सर्विसेज थी, उसको किसको परचेज सेल किया गया है, यहाँ पर जो डीलर है वीवो, उसको किया गया है। अब यहाँ पर जब उसको डीलर को कोई भी चीज़ क्या की जाएगी, परचेज सेल की जाएगी, तो वो टैक्स देगा यहाँ पर। तो जो डीलर टैक्स दे रहा है ना, वो इसके लिए क्या है, इसका इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मान लेते हैं इसने 2,000 रुपये टैक्स दिया यहाँ पर, तो इसका हो गया इनपुट टैक्स।
अब ये 10,000 की जो गुड सर्विस थी इसको ये क्या कर रहा है 2000 के प्रॉफिट पर लेट कर लेते हैं, या फिर जितना भी प्रॉफिट हो उस पर चाहता है उस पर उतने पर उसने सेल कर दिया। और इसके बाद क्या करेगा, ये कस्टमर टैक्स देगा अगर उसको कस्टमर को खरीदना है। तो कस्टमर जो टैक्स देगा वो आउटपुट टैक्स होगा किसके लिए, डीलर बी के लिए। आउटपुट टैक्स देखो कस्टमर तो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता है, वो तो सिर्फ किसको करते हैं, डीलर को करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐड कर लेते हैं कि भाई कस्टमर ने भी मान लेते हैं जो टैक्स पे किया उस पर किया 2400, तो यहाँ पर टैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसी को बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए, बी के लिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यहाँ पर क्या करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट। और अगर ये देखा जाए ना तो ये टोटल जो टैक्स किस पे पे किया जा रहा है, जो उसने अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज किया है कि भाई 10,000 से अगर वो 2,000 यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो 2,000 पर ही एक्चुअल क्या है, टैक्स है जो है फाइनली टैक्स वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है इसने भी गवर्नमेंट को पे किया होगा जब उसने क्या क्या करा होगा, खरीदा होगा। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया, मान लेते 2400 और इनपुट हो गया हमारा 2000। तो बस यही हमारा कितना हो जाएगा 400 है, यही इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यही टैक्स लाइबिलिटी है किसके लिए, इसी को हम टैक्स लाइबिलिटीज भी बोल देते हैं किसके लिए। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, इसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। अब ये बात हो गई हमारी। अब देखो एक और बात समझने की, इसमें ये कभी कभी बोल देगा कि भाई जो डीलर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो भी गुड सर्विसेज है उसका। तो देखो ये जो हमारा डीलर होता है जो टैक्स पे कर रहा था उसके लिए कॉस्ट प्राइस जितने पर वो खरीदता है वो होगा। ठीक है, अगर वो 10,000 में ही परचेज कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 10,000 होगा। लेकिन अगर एंड यूजर है जो जीएसटी पे नहीं कर रहा उसके लिए किसी भी गुड सर्विसेज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जो भी उसने जितने पर उसने परचेज किया प्लस टैक्स, दोनों चीजें मिलाकर। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा आपको। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हमारा तो उसको आप कर सकते हो सिंपली। ये हो गया बस हमारा, तो इसमें यही है हमारा। ठीक है कि भाई आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसी को हम टैक्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एंड यूजर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से नेट जीएसटी, डीलर बी ने नेट जीएसटी कितना पे किया वही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी है। तो यहाँ पर डीलर बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सिर्फ विदाउट जीएसटी है, विदाउट टैक्स। और यहाँ पर जो एंड यूजर है उसके लिए हमेशा क्या होगा हमारा, हाँ टोटल क्या होगा उसमें टैक्स ऐड कर देंगे जो भी जितने भी उसने परचेज किया। बस ये बात ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। और इसी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इनका सोल्यूशन हमने डाला हुआ है। तो आप जब जैसे हमारे पास 4 क्वेश्चन है इसको कर लें, फिर 6 क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को रिवाइज कर लें तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट। तो बस ये फर्स्ट चैप्टर में हमारा यही है, ये क्वेश्चन का रिविजन कर लें, आपका फर्स्ट चैप्टर होगा कंप्लीट। अब अगर हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पर, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। तो बैंकिंग में सिर्फ 2 फॉर्मूला है, इन 2 फॉर्मूला को अगर आप रट लेते हो, याद कर लेते हो, समझ लेते हो तो बस यही इनफ है पूरे होल चैप्टर के लिए। और फिर इसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए वो कर लो आप, कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ये हमारा। कैसे, देखो बैंकिंग में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो सबसे पहले है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। आपको बताया भाई, क्या बताया था आपको चैप्टर नंबर 2 में इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था पी, क्या है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है। n+1, n क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है यहाँ पर। 2 × 12, इसको 24 भी लिख सकते हैं, इंटू में r/100। बस ये फॉर्मूला है किसके लिए, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। एंड फिर अगर इंटरेस्ट आ गया और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है कि मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा हमें, तो सिंपल भाई जितना उसने टोटल सम डिपॉजिट किया। अब टोटल सम डिपॉजिट मतलब मीन्स क्या है कि भाई अगर आप 500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हो, लेट कर लेते हो कि पर मंथ आप 500 रुपीज डिपॉजिट करते हो, तो आप 1 ईयर में कितना डिपॉजिट करोगे। तो 1 ईयर में हम कितना डिपॉजिट करेंगे, तो वो होगा इसका जो टोटल उसने अमाउंट सबमिट किया है। ठीक है, टोटल मनी सबमिट जो की है उसने वो कितनी की है, वो कितनी की है उसने कि भाई 500 पर मंथ, कितने मंथ के लिए, 1 ईयर का मतलब है 12 मंथ। तो टोटल उसने कितना डिपॉजिट किया है,
12 5 जो होते हैं 60, तो हो जाएगा हमारा 6000 रुपीज़। सही बात है कि भाई उसने बस 6000 रुपये जमा किया। अब उस पर कुछ टैक्स भी मिल रहा होगा, अगर उसे उस पर कुछ टैक्स मिल रहा है तो वो टैक्स और ऐड कर देते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सम डिपॉजिट, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम सम डिपॉजिट, जो उसने सम डिपॉजिट किया है, एक्चुअल सम जो उसने डिपॉजिट किया है, प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट आप फाइंड करोगे ये और ऐड कर दो। मीन्स फॉर्मूला क्या बन जाता है कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है पी इंटू एन। पी इंटू एन से ही तो हम सम डिपॉजिट फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप इसको भी याद रख लो कि सम डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला है, पी इंटू एन। सम डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला है, पी इंटू एन, मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट कितना, जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो ऐड कर दो। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूलेज आप याद रखो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू कराएंगे वो एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो, ये पूरा होल चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो बस ये चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग में बस यही है, आप इसको रिवाइज करके जाएं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप रिवीजन के लिए। अब रिवीजन के लिए अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो बस ये इनफ है हमारे लिए। जैसे हम रेट फाइंड करने, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करने वाले, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने वाले, सभी टाइप के क्वेश्चन कर लें, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट। हम बात करें इसमें शेयर एंड डिविडेंड्स की, ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड्स। तो शेयर एंड डिविडेंड में क्या करें, अब शेयर एंड डिविडेंड में बच्चे काफी कंफ्यूज है कि भाई ये चैप्टर तो बहुत टफ है। कुछ भी टफ नहीं है। शेयर डिविडेंड में बस आपको भी यहाँ पर भी जो बेसिक टर्म्स हैं इसके वो याद रखने हैं कि बेसिक टर्म्स में क्या है हमारे पास, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये क्या मैटर है भाई। अब ध्यान से देखो, इसको भी हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताने जा रहे हैं कि भाई इसमें हमें क्या करना है। इसको करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, देखो देखो भाई चैप्टर नंबर 3 में क्या फॉर्मूलाज करना है और क्या कॉन्सेप्ट इसका कहता है। तो देखो शेयर्स एंड डिविडेंड्स, अब बहुत ज्यादा क्रेज भी चल रहा है शेयर्स वगैरह का, शेयर मार्केट का, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग बाग। तो भाई क्या है सिस्टम, देखो सिस्टम ये कहता है कि इसमें जो भी आप शेयर खरीदते हो वो क्या होता है, उसका नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी शेयर खरीदते हो आप कंपनी का वो क्या होता है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू, ये सभी एक ही चीज के नाम है, रजिस्टर्ड वैल्यू, ठीक है, जिस पर कंपनी शेयर निकालती है उसी को क्या कहते हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, इसकी फेस वैल्यू हो गई, ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यू हो गई। तो रजिस्टर्ड वैल्यू हो गई हमारी, स्पेलिंग वगैरह में अगर मिस्टेक हो तो इसे मैनेज कर लेना। रजिस्टर्ड वैल्यू हो गई एंड क्या है हमारी, प्रिंटेड वैल्यू हो गई। ये सभी क्या है, नॉमिनल वैल्यू के ही अलग अलग नाम है। अब वो जो शेयर का प्राइस है ना मार्केट में अप डाउन चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है कि भाई वो कम हुआ ज्यादा हुआ, तो वही क्या हो जाती है इसकी मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है, तो वही क्या होती है उसकी मार्केट वैल्यू, या फिर इसी को कहते हैं हम इसकी कैश वैल्यू कहते हैं। भाई कितने पर चल रहा है वो, अब लेट कर लेते हैं। कोई भी 100 रुपीज का शेयर था जिसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है 100 रुपीज, जब कंपनी ने निकाला था वही 100 का था। अब मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है, तो मार्केट में उसका प्राइस सेम भी चल सकता है। अगर उसका मार्केट में सेम प्राइस चला तो उसको कहते हैं हम एट पार, कि भाई क्या चल रहा है ये सेम प्राइस पे चल रहा है, तो इसको बोलते हैं एट पार कंडीशन। अगर हमारे पास क्या है, नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, समझ गए। अब अगर वो कह रहा है कि भाई नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज थी लेकिन मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, कि भाई 80 रुपीज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बिलो पार हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं डिस्काउंट पर चल रहा है, ठीक है। इस वाले केस में क्या है कि भाई नॉमिनल वैल्यू क्या हो गई हमारी, ग्रेटर देन हो गई इसकी मार्केट वैल्यू से, मीन्स मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो क्या क्या कह सकते हैं कि भाई डिस्काउंट पर चल रहा है, ओके, डिस्काउंट पर चल रहा है। अब अगर यही हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए इसकी वैल्यू, 100 रुपीज का शेयर था 120 का हो जाए, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं बिलो पार, और से कहते हैं अबव पार या प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पर चल रहा है हमारा। यहाँ पर क्या है हमारी जो नॉमिनल वैल्यू लेस हो गई इसकी मार्केट वैल्यू से, समझ गए भाई, मार्केट वैल्यू बड़ी होगी तो ये क्या चल रहा है हमारा प्रीमियम पर चल रहा है, समझ गए। अब इसमें फॉर्मूला याद रखो कि भाई आपने सबसे पहले कि भाई इनकम कैसे निकालते हैं,
ठीक है, कि भी इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला है, कि हमें इनकम कैसे होगी, इनकम, डिविडेंड या फिर उसकी प्रॉफिट, एक ही बात है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम, इसके लिए फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पर क्या नंबर ऑफ शेयर इनटू में नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड का रेट, इनटू में क्या होगा इसका नॉमिनल वैल्यू। हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर क्या कैलकुलेट की जाती है, इनकम, डिविडेंड या फिर हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी लेट कर लेते कि भाई सम इन्वेस्ट करना है, कि भाई आपको नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं, तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही खरीदेंगे, तो हमेशा मार्केट वैल्यू पर ही खरीदेंगे। तो अगर आप टोटल सम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे, आप नंबर ऑफ शेयर इनटू में मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी क्या चल रही है शेयर की, तो उतने में आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं वही आपने क्या किया, टोटल सम इन्वेस्ट किया है। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको इनकम कैसे निकालोगे, इनकम हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर फाइंड करोगे। लेकिन इनकम परसेंट अगर फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखें, क्या, कि डिविडेंड परसेंट, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, और प्रॉफिट परसेंट या फिर इनकम परसेंट इनटू में मार्केट वैल्यू। ये फॉर्मूला याद रखें किसके लिए, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि डिविडेंड परसेंट मतलब डिविडेंड प्रॉफिट अगर सेम है तो फिर ये दोनों डिफरेंट क्यों है, यहाँ पर डिविडेंड या प्रॉफिट या जो भी हमारा इनकम परसेंट है वो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो बस अगर परसेंटेज में बोले तो भाई ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना कि डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसी को कि भी इनकम, इनकम परसेंट, इनकम परसेंट प्रॉफिट परसेंट या डिविडेंड परसेंट को हम कैसे भी निकाल सकते हैं, जो भी हमारी इनकम है, इनकम का मतलब वही है डिविडेंड अपॉन में जो सम इन्वेस्ट किया उसने, सम इन्वेस्ट किया इनटू में 100। समझ गए आप, इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, इनकम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो यहाँ से हम इनकम परसेंट या फिर उसका जो प्रॉफिट होगा उसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से भी। लेकिन अगर हमारे पास डिविडेंड परसेंट है, नॉमिनल वैल्यू है, तो प्रॉफिट परसेंट, मार्केट वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस यही फॉर्मूले हैं जो इसके मेन फॉर्मूले हैं। अब इसी में ही अगर आपको क्या करना है कि भाई नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, तो आप मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो जो टोटल सम इन्वेस्ट है, क्योंकि कभी कभी टोटल सम इन्वेस्ट देता है तो मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो बस ये फॉर्मूला याद रखो कि भाई इनकम कैसे निकालते हैं, इनकम, डिविडेंड या प्रॉफिट। ठीक है, सम इन्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला है, रिलेशन है कह सकते हो आप, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अगर प्रॉफिट परसेंट मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू गिवन की है तो डिविडेंड परसेंट निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होता है, डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, आपके पास डिविडेंड परसेंट, नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप भी किए जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जब हम एमसीक्यू करेंगे इसके, वहां पर आपको सभी कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आप ये याद रखें इसमें, और आपका ये पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई भी डरने वाली बात नहीं है। फिर आप इसके बेसिक क्वेश्चन जरूर करके जाएं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन कि हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू पे 400 क्या शेयर्स खरीदने हैं उसको, लेकिन ₹12.5 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। ₹1 के प्रीमियम पर चल रहा है, ₹1 के प्रीमियम पर, मीन्स वो 13.5 का मिलेगा आपको। तो 13.5 की 400 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने हैं, हमने आपको ये सभी क्वेश्चन करा रखे हैं, इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। देखो अपने आप से रिवीजन करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। अगर आप सोच रहे हो कि सर क्यों नहीं करा रहे, बस ये ऊपर ऊपर से फॉर्मूले बता रहे हैं, तो भाई आपको इसीलिए नहीं बताए जा रहे जिससे कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप कैलकुलेशन देख लेते हो, वीडियोस वगैरह देख लेते हो, मैराथन देख लेते हो, लेकिन उसका अब कोई फायदा नहीं होने वाला मैथ्स में। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि आपसे अगर कैलकुलेशन नहीं हुई ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कितना भी आप कॉन्सेप्ट समझ लेना यहाँ पर। इसलिए खुद से रिवाइज जरूर करें। ये क्वेश्चन तो जो हमने एटलीस्ट आपको लगा रखे हैं ना, मार्क कर रखे हैं, ये क्वेश्चन जरूर कर ले आप, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। अगर आपने सोचा कि मैराथन लगा देख देख के जाएंगे हम 12 घंटे 24 घंटे की, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कितनी मैराथन देख लेना, आपको कोई भी पास करा भी नहीं सकता अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इसलिए अगर अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जरूर करने हैं, और समझकर अपने आप से जरूर इनको करना है। अब इसमें भी आप सभी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप कह रहे हो कि इतना टाइम नहीं है। लेकिन देखो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मार्क कराए हैं जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इंक्लूड है।
वो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो भैया आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 लीनियर इनिक्वेशंस। तो लीनियर इनिक्वेशन में बेसिक आप इसका समझ ले बस, तो ये आपके लिए इनफ है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कराए हैं आपको वही क्वेश्चन आपको करने हैं रिवीजन के लिए। तो अब देखते हैं इसमें इन इक्वेशन में क्या कहता है कॉन्सेप्ट। देखो बिल्कुल इक्वेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है कुछ रूल समझने हैं इसमें। क्या कि भाई इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, कैसा रूल। देखो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन, क्या रूल कहता है कि भाई अगर आप कोई भी वैल्यूज है कि भाई आप x है, ठीक है, ये x हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि भाई ये इनइक्वालिटी है 5x और यहाँ पर क्या लेते हैं हम ग्रेटर देन, यहाँ पर कर लेते हैं हम इसको 10 कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखो अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में बोथ साइड कोई भी वैल्यू प्लस करें, कोई भी वैल्यू माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हो, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा मीन्स क्या कहने का कॉन्सेप्ट है इसका। देखो कि भाई अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, और 5 क्या है हमारा ग्रेटर देन 3 है। अब इसमें हम बोथ साइड 2 प्लस कर लें, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। क्यों, अभी भी ये ग्रेटर देन 7 ग्रेटर है मीन्स अभी भी ये वाली साइड जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड से। आप क्या कर ले माइनस कर लें बोथ साइड, कि भाई आप इसी में बोथ साइड माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें कुछ भी, जैसे -2 कर लेते हैं बोथ साइड। अभी भी ये वाली साइड ग्रेटर रहेगी, अभी भी क्या रहेगी ये वाली साइड ग्रेटर रहेगी। आप क्या कर ले, देखो हमने प्लस किया माइनस किया, मल्टीप्लाई कर ले। आप इसी में क्या कर लें बोथ साइड कुछ मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ऐड कर लेते हैं हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। देखो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड ही ग्रेटर है। आप डिवाइड कर ले बोथ साइड कोई भी वैल्यू, तो बोथ साइड अगर हम डिवाइड करते हैं लेकिन पॉजिटिव वैल्यू हो, क्या हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू को ही हम कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अभी भी ये वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड वाली ग्रेटर है क्योंकि ये 2.5 आ रहा है और ये आ रहा है। लेकिन इनइक्वालिटी सिर्फ दो केस में चेंज होती है, कब, जब हम कोई भी माइनस वाली वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में, क्योंकि प्लस माइनस वाले में नहीं होगी। क्योंकि आप -1 बोथ साइड प्लस करके देख लो, -1 बोथ साइड माइनस करके देख लो, आप क्या होगा देखो 5 ग्रेटर देन 3 है, बोथ साइड हमने -1 प्लस किया, -1 लिया और प्लस कर दिया 5 में, यहाँ पर भी -1 लिया प्लस कर दिया 5 में, अब यहाँ पर कितना बनेगा 4। तो अभी भी ये ग्रेटर देन है वैल्यू इधर वाली, ठीक है, अभी भी हम क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली ही हमारी ग्रेटर है, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ग्रेटर देन से लेस देन नहीं होगा। अब अगर हम करेंगे इसमें कि भी नेगेटिव साइड माइनस करें बोथ साइड हम, ठीक है, कि माइनस कर दें कि 5 में क्या माइनस कर दें -1 माइनस कर दें, फिर यहाँ पर 3 में क्या माइनस कर दें -1 माइनस कर दें, नेगेटिव वैल्यू क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो माइनस माइनस प्लस ये 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 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 ही हो रहा है, तो अभी भी ये वाले इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। लेकिन अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो, पर 5 ग्रेटर देन 3 है, आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे -2 को मल्टीप्लाई करके देखो बोथ साइड, इधर भी किया आपने -2 को मल्टीप्लाई, इधर भी किया आपने -2 को मल्टीप्लाई, इधर हो गया -10 और इधर हो गया -6, क्या अभी भी ये जो ग्रेटर देन साइन है ये ग्रेटर देन ही रहेगा? क्या -10 ग्रेटर देन है -6 से? नहीं, नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, याद रखना है आपको, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना वो उतनी छोटी होगी। जैसे कि भाई -1 या -2, अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 और -2 में कौन यहाँ पर बड़ा है, ये अगर ये बात की जाए कि भाई -2 और -1 में कौन बड़ा है, तो -1 बड़ा है, जितनी जीरो के पास वैल्यू रहेगी उतनी बड़ी रहेगी। मीन्स कि भाई आपका बैलेंस कर लेते हैं कि नेगेटिव में जा रहा है, भाई किसी का बैलेंस नेगेटिव में 1 जा रहा है और आपका नेगेटिव में अगर -2 जा रहा है, तो आप पर ज़्यादा यहाँ पर क्या है कह सकते हो आप ज़्यादा लॉस में हो, ठीक है, ज़्यादा घाटे में हो, तो भाई -1 बड़ा होगा किसी कंपेरिजन -2 के, -3 के कंपेरिजन में -2 बड़ा होगा, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है माइनस में वो ही बड़ी होगी माइनस में कंपेयर करेंगे, समझ रहे हो। तो बस ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, अगर हमने -2 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो भाई माइनस साइन चेंज करने से इक्वालिटी चेंज होती है, अभी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। और अगर हमने डिवाइड भी किया -2, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी इक्वालिटी का साइन। कैसे, अब यहाँ पर आ रहा है माइनस का कितना, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 2.5 और यहाँ आ रहा है माइनस का 1.5, कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी बताओ। तो भाई इस बार हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि माइनस में
जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी होती है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर देखो पहले हमारा क्या था भाई, 5 ग्रेटर देन 3 था, ग्रेटर देन का साइन लेस देन हो गया। तो सिर्फ इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जा रही है। जैसे कि हम लेट करते हैं कि अगर यहाँ पर ये होता 5x ग्रेटर देन 10, तो आप इस 5 को इजीली लेके जाते हो और इनइक्वालिटी का साइन रहता चेंज तो सेम। तो आप कह सकते थे कि भी x ग्रेटर देन कितना रहेगा हमारा 2, लेकिन अगर इधर होता माइनस का 5x और ये ग्रेटर देन 10 होता और आप इस -5 को इधर लेके आ रहे होते ना, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। क्यों, आप बोथ साइड क्या कर रहे हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप बोथ साइड -1 की मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो देखो आप क्या करोगे, अगर -5 को इधर लेके आओगे, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं ना, तो इनका साइन चेंज नहीं होता, माइनस है माइनस ही रहेगा। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी। बस यही समझाना है कि भाई इनइक्वालिटी कब चेंज होती है, कभी भी नेगेटिव वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है, तभी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना, वरना कभी भी किसी भी केस में नहीं करना। इनइक्वालिटी का साइन सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया तो यहाँ होगा -2। जैसे कि ऐड कर लेते हैं कि अगर होता है यहाँ पर -2, ठीक है, -2 होता, और यहाँ पर इस टाइप से है कि भी ग्रेटर देन कितना है, यहाँ पर 5 है। तो अगर आप -2 को इधर लेके आओगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, और -2 को 5 से करेंगे -10 हो जाएगा। ये है इसमें बस केस। इसी के बेसिस पर ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट हमसे इसी के रूल के ही अकॉर्डिंग एमसीक्यू पुट अप करेगा। तो इस पर जो एमसीक्यू सीरीज है हमारी, उसको देखना आप, उसमें यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वरना इसका सेपरेट लेक्चर में डाला हुआ है। ये क्वेश्चंस तो हमने आपको कराए हैं कि भाई किस तरीके से है, हमारी ट्रू फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। जैसे इसमें कह रहा है कि अगर x लेस देन -y और माइनस साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। बिल्कुल सही बात है, इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि हम माइनस साइन है ना, ये मल्टीप्लाई में है, -1 कह सकते हो आप y के साथ, और इसको इधर से इधर लेके आओगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। अगर यहाँ पर क्या है, ये लेस देन है तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक बात है, सही बात है। ये है इसमें बस, जैसे यहाँ पर सेकंड वाले केस है, ये सभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो बस आपको ये देख लेना है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देख लेना, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल कह सकते हैं कि ए लेस देन बी है, जो हमने अभी बात बताई ना, वो सभी बातें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, -c किया बोथ साइड, तो इनक्वालिटी सेम रहेगी, हाँ सेम रहेगी। ए ग्रेटर देन बी है, हमने बोथ साइड क्या किया, c प्लस किया, ये ग्रेटर देन रहेगा, यस ग्रेटर देन रहेगा, ट्रू है। ए लेस देन बी है, तो बोथ साइड हम c पॉजिटिव वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ चेंज कर दी इसने, लेस देन से ग्रेटर देन कर, तो ये गलत है। जैसे यहाँ पर है a इज ग्रेटर देन b है, बोथ साइड हमने c से डिवाइड किया, अगर ये c पॉजिटिव है तो ये सेम ही रहना चाहिए था, साइन क्यों चेंज किया, ये बात गलत है। यहाँ पर देखो a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी है, तो देन ये हो जाएगा हमारा। तो आप देखो इसमें क्या किया गया है, इसने d को इधर लेके आया है, तो देखो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस लेके जाओगे, कभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, याद रखना है। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस करेंगे कभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसे ऐसे है, लेट कर लेते, कुछ इस टाइप से है ये क्वेश्चन हमारा। तो अगर आप इस 2x को इधर लेके आ रहे हो, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 1 इधर लेके आ रहे हो, तो इनइक्वालिटी कभी भी प्लस वाले केस में चेंज नहीं होगी। प्लस से माइनस ले जाओ, माइनस से प्लस ले जाओ, नेगेटिव वैल्यू को इधर ले जाओ या पॉजिटिव को लेके आओ, कभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सिर्फ इनइक्वालिटी कब चेंज हो रही है, जब वैल्यू मल्टीप्लाई में, वो भी नेगेटिव में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, और नेगेटिव वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है, वही केस है जिसमें क्या होती है, इनइक्वालिटी चेंज होगी। जैसे यहाँ पर ये समझ जाएगा इसमें, समझ गया आप? तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको अच्छे से करना है आपको, ये रिवीजन क्वेश्चंस कर लें आप इसमें, ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं कि भाई आई से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, आर किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर। डब्ल्यू किसको कर रहा है, होल नंबर्स। एंड एन किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स। और आपको पता है भी क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 होल नंबर्स, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर सभी नंबर होते हैं, बस किसको सारे रेशनल और इरेशनल सभी, कोई भी नंबर है हमारा वो सभी रियल नंबर है, जो हमने किए हैं। 9th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका इंट्रो भी दिया है आपको,
रियल नंबर कोई सा भी नंबर हो, रूट में, बिना रूट में, कैसा भी नंबर हो रियल नंबर, इसलिए हम इसकी लाइन को भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी नंबर लाइन को हम डार्क कर देते हैं। अगर हमें 1 से लेकर 3 तक के सभी रियल नंबर चाहिए तो हम सारे नंबर डार्क कर देते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक या फिर एनी टू नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइक करते हैं। आप ये भी कह सकते हो इनफाइनाइट रेशनल, इरेशनल, या फिर कह सकते हो इनफाइनाइट रियल, क्योंकि रियल नंबर में ही से निकले हैं ये सभी नंबर, ये सभी नंबर रियल नंबर से निकले हैं। रियल से ही रेशनल और इरेशनल निकले हैं। रियल के दो पार्ट है, रेशनल एंड इरेशनल। और रेशनल में ये सभी आ जाते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। रेशनल में सिर्फ वो आते हैं जो रूट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ये होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। एन से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। जेड से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, कि भाई जीरो, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो नेगेटिव, और जीरो से राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव। ये सभी इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये सभी नोटेशन आपको पता होने चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। ये रियल नंबर पर हम डार्क कर देते हैं लाइन को। ठीक है, कि जैसे हमें रियल नंबर एक्स है जिसको रिप्रेजेंट करना है, हमें वो -1 से हमारा, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमारा 2 तक जा रहा है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे, 0। तो यहाँ पर अगर सिर्फ यहाँ पर क्या है, यह एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, तो हम -1 को काउंट नहीं करेंगे। तो -1 पर क्या बनाना है, इसमें ब्लैंक सर्कल बनाना है, खाली सर्कल। और अगर 2 पर ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल्स टू है, तो 2 को हमें काउंट करना है। तो 2 को काउंट करना है, तो इसीलिए इस पर क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएगा। और इसी को पूरा डार्क कर देंगे अगर वो कह रहा है रियल नंबर लाइन। अगर ये रियल नंबर लाइन के लिए, अगर इसी में कह दे कि भी वो इंटीजर्स के लिए है। ठीक है, अगर इंटीजर्स के लिए कह दे, इंटीजर्स को हम जेड से या आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंटीजर्स के लिए कह दे तो क्या कर देंगे हम इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या होता है इस वाले केस में, कि -1 काउंट करते हैं, नहीं करते, तो -1 यहाँ पर काउंट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते, किस किस को काउंट करते, 0 को, 1 को और 2 को। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 पर डार्क सर्कल हो जाता है, 1 पर डार्क सर्कल और 2 पर डार्क सर्कल हो जाता है। बस ये रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। यहाँ पर ये सभी बातें बताई गई हैं आपको, देखो। तो इंटीजर्स के लिए भी आप क्या कर दोगे, डार्क सर्कल कर दोगे। यहाँ पर रियल नंबर के लिए होलो सर्कल, हम होलो सर्कल और डार्क सर्कल का सीन हमने बता दिया कि भाई अगर यहाँ पर क्या है कि x सिर्फ ग्रेटर देन -2, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, होलो सर्कल बनाएंगे। और अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन है कि लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो डार्क सर्कल। अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन 4 होता तो होलो सर्कल बनाते हैं। बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा। होल नंबर के लिए आपको 0 से ही स्टार्ट करना, अगर होल नंबर आ जाए। अगर इसमें -3 से 3 कह रहा है, ये होल नंबर के लिए -3 से 3 कह रहा है, तो होल नंबर के लिए सिर्फ हमें क्या देखना, 0 से ही स्टार्ट करनी है, 0 से ही स्टार्टिंग करनी है, ये लेने नहीं है हमें। तो 0 आएगा इसमें, और 1 आएगा, और 2 और 3 आएगा क्या, नहीं 3 नहीं आएगा। तो इसमें सिर्फ 1 और 2, अगर सिर्फ यहाँ पर लेस देन 3 है। अगर इसमें भी लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो 3 को भी डार्क कर देंगे, लेकिन नहीं है तो बस इनको डार्क कर देंगे, खत्म। ये है इसमें बस रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह वाला जो केस है वो आ ही नहीं रहा था, इसलिए इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको, इनको कर दोगे आप। तो बेसिक क्वेश्चन करें। इसमें अगर इंटरसेक्शन वाले अगर हमने मार्क कर रखे हैं ना, इंटरसेक्शन यूनियन, वो बिल्कुल ना करें इसमें। इस तरह के क्वेश्चन कर लें, जैसे यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो आप, इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हो कि फॉर ईच ग्राफ गिवन अलोंग साइड राइट द इनिक्वेशन, इसके लिए इनिक्वेशन बताओ। तो अगर लाइन डार्क हो रही है तो रियल नंबर के लिए सिंपल हमें पता चल रही है, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रियल नंबर में हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे। जैसे इसमें कि -1 से लेस है, सभी नंबर क्या है, -1 से लेस है, तो x क्या है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज लेस देन -1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्या होगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई हमारी। ओके, तो इनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा इसको हमें रियल नंबर लाइन में। समझ गए, तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में, बस हमारा ये है। इसको रिवाइज कर ले आप अच्छे से, इसके क्वेश्चन कर लें जो आप देखो, जैसे PYQ वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। इन क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर ले, तो बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अपने आप से करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। फिर आपको बता रहे हैं कि भी अपने आप से करें, खुद से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इनके लेक्चर देखें आप,
और सभी क्वेश्चन कर लें इनके। और वैसे आपने अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो आप इनका रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, सारा टाइम मैराथन में ना देते हुए, बेकार की बात होती है कि भाई मैराथन करो, ये करो, वो करो। अगर आपने पहले से कर रखा है ना तो आपके लिए कोई मैराथन काम की नहीं है। आपके लिए वही काम का है जो आपने किया, उसी को आप रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को समझ के जाएं, फॉर्मूले ना भूले, बस। कोई मैराथन से ऐसा नहीं है कि भाई मैराथन में जो क्वेश्चन बता रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाएंगे, और अगर वो आ भी गए ना तब भी नहीं कर पाओगे आप, अगर आपने पहले कुछ नहीं किया है। देख लेना, वरना आप इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट करें और उससे क्वेश्चन अपने आप लगाएं जितने भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो तभी आप वहां पर पेन चला सकते हो, वरना पेन भी नहीं चलेगा, सोच नहीं पाओगे करना क्या है। क्योंकि जब आप मैराथन देख कर हटोगे ना तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी सारे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो, अगर पहले से आपने कुछ नहीं किया ना तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि भी आपने मैराथन में क्या देखा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से करें, मन को शांत रखें एकदम, और क्वेश्चन लगाएं आराम से। चैप्टर नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0। ये होती है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब वो आपसे क्वेश्चन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बोल देगा कि भी कोई इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि बताइए क्वाड्रेटिक हो सकती है नहीं, जैसे कि इसने इक्वेशन दी है कुछ इस टाइप की, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या है क्वाड्रेटिक होगी इक्वेशन? तो बिल्कुल होगी। तो कभी भी ये मत समझना कि भी इसमें ये जो सभी टर्म्स है, तीनों टर्म्स है, ये होनी चाहिए। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक होगी क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। जैसे अगर हम लेट कर लेते हैं, ये आ जाए हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सिर्फ ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, तो ये क्वाड्रेटिक होगी? ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक अगर हम क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर इसमें एक्स स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो अगर ये सिंगल टर्म भी है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला, तब तो ये क्वाड्रेटिक होगी, वरना क्वाड्रेटिक नहीं होगी। एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर वाला टर्म जरूर होना चाहिए। अब इसी टाइप के जो हमारे फर्स्ट में क्वेश्चन गिवन किए हैं, तो वो सभी आपको रिवाइज होने चाहिए। ये भी हमें चेक करना आना चाहिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन ये वाला, कि आप बताओ कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं। एक्स माइनस फोर, यहाँ पर 3x प्लस वन, 3x-1, यानी यहाँ पर x+2, क्वाड्रेटिक होगा या नहीं। तो आपको पहले से करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही कह दे कि भी नहीं होगा, इसमें स्क्वायर है ही नहीं। तो पहले आप इसे सिंप्लीफाई करें, x को 3 में करेंगे 3x स्क्वायर, x को 1 में करेंगे तो यहाँ पर x, -4 को 3 में करेंगे माइनस का 12x, -4 को प्लस 1 में करेंगे माइनस का 4 इक्वल्स टू में, या 3x को x में करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, 3x को प्लस 2 में करेंगे 3 2 6x, -1 को x में करेंगे तो -x, और -1 को प्लस 2 में करेंगे तो +2, ये हो जाएगा। यहाँ 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये सेम टर्म्स हैं और ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर वाला ही टर्म कैंसिल हो गया ना तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बस इस टाइप से कह सकते हो। समझ गए? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला केस। अब इसी में हमारे ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी इसका रूट दे देता है, सॉल्यूशन दे देता है, उसमें आप बताओ कि वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी। जैसे इसमें है कि √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमारी mx+2, इसका सॉल्यूशन है ये, मीन्स ये इसके x की वैल्यू है। सॉल्यूशन बोले, ठीक है, इसके रूट्स बोले, तो आपको क्या समझना है कि भाई इसकी x की वैल्यू है। तो अगर इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है, जिसका जीरोज है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि आप अगर x के प्लेस पर रखो 2/3, रूट में 2/3 होल स्क्वायर प्लस m, और x के प्लेस पर √2/3 और प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0, ये कर लो आप। तो क्या होगा, यहाँ पर 3, इसको सोल्व कर लो, 2/3 स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे रूट पे तो स्क्वायर हट जाएगा, प्लस m, और ये वाला हमारा ऐसे ही रहेगा m √2/3 प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 बच रहा है, 2 और 2 4 बच रहा है। तो देखो इसे m √2/√3 भी बोल सकते हो। यहाँ पर हमारा +4 हो जाएगा, +2 और +2 4, और इधर आकर -4 हो जाएगा हमारा √2/√3। वैसे इतना टफ आता नहीं है, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, सॉल्यूशन बताया गया कि भाई आपको रूट में जो वैल्यूज उसका सॉल्यूशन आता है नहीं।
तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी -4√3/√2। इसको रेशनलाइज कर सकते हो, ऐसे छोड़ सकते हो, रेशनलाइज कर लोगे तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो √2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे, -2√3 और √2 √6, तो -2√6 कह सकते हो इसका आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर आपको दो जीरोस देगा, दो अननोन दे देगा। यहाँ पर देखो 2 जीरोस गिवन किया, मतलब 2 सॉल्यूशन गिवन किए हैं, दोनों एक्स की वैल्यूज हैं, और यहाँ पर 2 अननोन्स भी हैं, तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, तब आपको क्वेश्चन को करोगे। जैसे ये है, इस तरह के क्वेश्चन कर लें आप, जैसे 4 या 5 में ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें कैसे करते हैं कि भाई एक बार हम m के लिए इक्वेशन बनाएंगे, एक बार इसके लिए x के लिए, और इसको सोल्व कर देंगे। जैसे इसमें अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि 3n-3 है, ये दोनों सॉल्यूशन है, मींस ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। किसके लिए? ax² + bx - 9 = 0 के लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे हम, ax² है ना, तो आप क्या करोगे, x² के प्लेस पर, x के प्लेस पर 3 और इसका स्क्वायर प्लस b, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पर -9 = 0। क्या हो जाएगा, 3 3 9a प्लस 3b = 9। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3a प्लस b = 9। 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 9, 3a प्लस b, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x = -3, पुट करेंगे x = -3, तो कितना हो जाएगा, a x की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर प्लस b x की वैल्यू -3 और यहाँ पर -9 = 0। सोल्व कर लेंगे, से 3 3 9a -3b, और 9 इधर आकर प्लस का 9, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3a और यहाँ -b = 3 3 9, देखो कैंसिल कर देगा, तो ये 3a -b = 3। अभी दोनों इक्वेशन हो गई हमारी, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अगर 2 जीरोज हैं तो 2 अननोन होंगे इसमें, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी अगर हम दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन को, तो ये कैंसिल, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। यहाँ 3 3 6, a की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू 1 हो गई हमारी। देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट से या सेकंड से। अगर आपने किया इसे सेकंड इक्वेशन से, यूजिंग इक्वेशन सेकंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, a की वैल्यू 1 माइनस b = 3, यहाँ पर 3 माइनस b = 3। 3 इधर आकर क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, b की वैल्यू आ रही है 0। ऐसा भी हो सकता है कि b की वैल्यू 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि अगर आप b को इधर लेके आते हैं, 3 इधर आ जाता है हमारा, तो b की वैल्यू जाती है 0। तो क्या b की वैल्यू 0 पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो क्या होगा, हमारा -9 बचेगा, -9 इधर, b की वैल्यू 1 हो गई, तो सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो x² - 9 = 0 बचेगी। और इसके जीरोस भी हमारे कितने आ रहे हैं, इसके अगर हम जीरोस देखेंगे तो +-3 आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट, समझ रहे हो आप, ये करना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई प्लस माइनस में 3 इसके क्या आ रही है, दोनों जीरोस आ रहे हैं। तो सही है बिल्कुल वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड b की वैल्यू 0। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो ये है इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें हम सिंपल। और फिर इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क करा है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए। अब एक दिन में तो आपको सभी चीजें हम बता नहीं सकते कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए, और इसी से रिलेटेड हम नेचर ऑफ द रूट्स बताते हैं कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल नेचर ऑफ द रूट के लिए इसलिए निकालते हैं हम डी, और डी की वैल्यू से चेक करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है। मीन्स कि अगर ये इक्वेशन है हमारी ax² + bx + c = 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d निकालेंगे, और d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac के इक्वल होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम d फाइंड करते हैं और d = 0 आ जाता है, मीन्स आपने इनकी वैल्यू पुट की और 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्या देंगे, आप हमेशा रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स भी कह सकते हैं, इक्वल रूट्स, कि भाई आप इस इक्वेशन से जो भी रूट्स निकालोगे ना वो हमेशा इक्वल आएंगे, अगर क्या आ रही है डी की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसके एक एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए थे, कैसे कि भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि भी x² माइनस का ऐड कर लेते हैं 4x और प्लस में 4,
इक्वल्स टू में 0। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डी की वैल्यू निकालो, डी क्या होता है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होती है, देखो कंपेयर करना भी आना चाहिए आपको, कोफिशिएंट्स कैसे कंपेयर करोगे। तो देखो इससे अगर हम कंपेयर करें इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वही ए की वैल्यू, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है एक्स के साथ है -4, तो बी की वैल्यू -4, सी के साथ ये 4। अब अगर हम इसको सोल्व करें, बी स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 ए सी, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 4। सोल्व करोगे यहाँ पर 4 का 16 हो या 4 4 जो 16, डी की वैल्यू कितनी जाएगी 0, तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मीन्स इसके जो रूट्स है ना आप निकाल कर देखो सेम ही आ रहे होंगे। कैसे आप फाइंड कर सकते हो, 4 के फैक्टर प्लस करने पर कितना है 4 ही आए तो 2 2 4, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो 2 + 2, वैसे भी ये होल स्क्वायर है x + 2 x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर -2x -2x + 4 = 0, मीन्स इसकी जो दो x की वैल्यूज आएंगी, जो इसके सॉल्यूशन या रूट जो आएंगे वो हमेशा इक्वल होंगे अगर d की वैल्यू 0 है। तो देखो यहाँ पर यस दोनों ही सेम आ रहे हैं 2 x - 2, यहाँ पर x - 2, यहाँ पर दोनों ही x की वैल्यू क्या आ रही है 2, ये वाली भी और ये वाली भी। और ध्यान रखना यहाँ पर एंड नहीं होता, और होता है कि भाई x की वैल्यू ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, ठीक है, ये दो इसमें वैल्यूज हो सकती हैं। तो दोनों ही सेम आ गए, दोनों ही रूट सेम हो गई। अब इसमें ये फर्स्ट केस है कि भी अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, और अगर डी की वैल्यू लेट कर लेते हैं हमारी क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई डी की वैल्यू जब जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ना तभी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। मीन्स डी की वैल्यू 0 आ रही हो, डी की वैल्यू 1 आ रही हो, डी की वैल्यू 4 आ रही हो, 9 आ रही हो, 16 आ रही हो, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डी की वैल्यू जब जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तभी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को लेके बैठे मत रहना कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही होगा, उसमें निकालना आप डी, डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है ना तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है उसका, वरना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डी की वैल्यू क्या नहीं आ रही है यहाँ पर, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रही होती यहाँ पर, इसलिए उसके फैक्टर भी नहीं मिलते। तो अब यहाँ पर देखेंगे डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि भाई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो हमेशा क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट, इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट, अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट भी बोल देते हैं, डिफरेंट रूट। ओके, अब ऐसा कोई भी केस आ जाए तो हमेशा क्या होंगे रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, डी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे इसमें सेकंड वाला केस हो गया, ऐसे थर्ड होता है कि भाई अगर डी की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है अगर डी की वैल्यू, तो क्या होंगे, तो इसमें रियल रूट्स नॉट पॉसिबल होंगे, नो रियल रूट्स कह सकते हो आप, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आते हैं इस वाले केस में, नो रियल रूट्स, दो दो बार लिख दिया, नो रियल रूट्स, या फिर कह सकते हो इमेजिनरी रूट, ठीक है, ये होता है इसमें। तो ये होता है इसमें थर्ड केस में, बस ये 3 केसेस है इसमें जिसमें हम कहते हैं कि भाई नेचर ऑफ द रूट्स बताओ। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि भाई रियल होंगे, रियल इक्वल होंगे, रियल अनइक्वल होंगे, या फिर तीसरा केस बनता है नेगेटिव वाले में कि नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। समझ गए। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पर जो क्वेश्चन बनते हैं या तो वो रूट्स का नेचर बोल देगा या फिर कहता है कि भाई अगर रूट्स इक्वल हैं तो आप क्या बताओ, के की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू अननोन कर देता है, वो वैल्यूज बताओ इसमें। जैसे इसी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे ये है, इसका बताओ नेचर क्या होगा। तो इसके नेचर के लिए अगर हम इसमें निकालें क्या, डी की वैल्यू, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ इसमें बी की वैल्यू क्या, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू होगी -a, तो -a का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या 1, ए की वैल्यू क्या होगी 1, सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या होगी -b, ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा -a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, या माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ 4b स्क्वायर,
अब बताओ ये डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्या होगी। तो अगर ए और बी नॉन जीरोज हैं, ठीक है, अगर ए और बी क्या है यहाँ पर नॉन जीरोज हैं, तो अगर ये जीरोज हुए, देखो अगर ये दोनों ही वैल्यू जीरो हो गई, हो सकती है दोनों ही वैल्यू जीरो, क्योंकि इसने ऐसा कुछ बताया नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू जीरोज हो गई तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया हमारा तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी, रियल और इक्वल होगी। लेकिन अगर ये ए और बी जीरो नहीं हुए, कोई भी वैल्यू हुई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रही, लेकिन इनका स्क्वायर करोगे आप तो पॉजिटिव आएगा, तो भाई यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो आप कह सकते हो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो भाई इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। लेकिन अगर हम ए और बी को जीरो ना लें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन, डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। देखो यहाँ पर भी कंडीशन बन रही है, अगर वो कह दे कि भाई ए और बी नॉन जीरोज नंबर है, वो पहले से आगे इस तरीके से लिख दे, वो लिखेगा वो, अगर वो लिख दे ना कि इस तरीके से ए और बी, ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए और बी जीरो ना हो और कुछ भी हो सकते हैं, तो हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि आप नेगेटिव वैल्यू लो या पॉजिटिव वैल्यू लो, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो तो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ये कंडीशन होगी इसमें। समझ गए आप, ये करना है इसमें। या फिर इसमें से जो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं किसके होते हैं, कि वो पी ऐसे कहते हैं कि इक्वल रूट्स हैं, तो पी की वैल्यू एम की वैल्यू, इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कह देता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल्स टू में जीरो है। कह रहा है कि भाई स्क्वायर इक्वेशंस के अगर इक्वल रूट्स हैं तो पी की वैल्यू फाइंड करो, तो इक्वल रूट्स है मीन्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू को जीरो का इक्वल रख सकते हो। क्यों, इक्वल रूट्स में क्या केस होता है हमारा कि भाई डी की वैल्यू जीरो हो जाती है, और डी क्या आई है, यही तो है डी। आप कह सकते हो कि डी जीरो होगा तभी तो हमारे इक्वल रूट्स होंगे, और डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी की वैल्यू क्या है, पी माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन एंड सी की वैल्यू फिर पी, सी की वैल्यू फिर पी इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर सोल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स पी माइनस का फोर पी इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस नाइन और माइनस का टेन, कितना आ रहा है यहाँ पर, टेन पी आ रहा है, टेन पी आ रहा है यहाँ पर इक्वल्स टू में जीरो। तो टेन पी मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी होगी। इसके भी नाइन के फैक्टर प्लस करने पर टेन आए तो भी नाइन वन नाइन कह सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर अगेन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, इसलिए बिल्कुल भी डरे ना, लास्ट तक जरूर सोल्व करें। कोई भी क्वेश्चन है अगर सोल्व हो रहा है तो लास्ट तक जरूर करें, पहले ही सोच के ना बैठ जाए कि भी नहीं होगा ये आगे। नाइन पी और माइनस में पी, और टाइम का भी ध्यान रखना है आपको कि भी कितना टाइम दे रहे हो आप किसी भी क्वेश्चन को। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल भी ना करें इसको, पहले वही करें जो आपको आता है। तो यहाँ पर p माइनस नाइन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस नाइन माइनस, यहाँ पर वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर p माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर टू फैक्टर्स हो गए, p माइनस नाइन एंड p माइनस वन। यहाँ पर वैल्यूज भी दो हो जाएंगे, एक तो p की वैल्यू नाइन, जब हम इसको जीरो का इक्वल रखेंगे तो p की वैल्यू नाइन, और अगर हम इसको जीरो का इक्वल रखेंगे तो p की वैल्यू वन। बस ये दोनों केस हो जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो बस आप क्वाड्रेटिक में यही इसी टाइप के क्वेश्चन कर लें तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमने लगा रखी है मतलब वो आप कर सकते हो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी चैप्टर से रिलेटेड, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कर रखे हैं। ये एग्जाम मटेरियल जो सीरीज हमारी 2024 उसी में जो फर्स्ट लेक्चर्स हैं वो इसी पर है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या क्या बताए हैं। मोस्टली बच्चों ने इसको देख लिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिए, तो आप इनका रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इसमें चैप्टर नंबर 6 में क्या है। देखो ये चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 बेस्ड है किस पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, और इस बार तुम्हारे सिलेबस में वो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए बिल्कुल भी टफ वाली वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी। तो आप किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हो आप स्किप भी कर सकते हो इस चैप्टर को, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिल जाता है क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो करना चाहते हो। वरना आप अगर इसको करना चाहें तो इसमें वही क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जैसे सिंपल ये हो गया हमारे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स is 56, find the integers the sum of the squares of the two consecutive। ये बेसिक क्वेश्चन आप इसके कर लें तो बस आपके लिए सफिशिएंट रहेगा चैप्टर नंबर 6 में। देखो अभी तक हमने 6 चैप्टर पर आए हैं, और
इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मीन्स हम 1 घंटे से ज़्यादा एक्सीड कर गए यहाँ पर सिर्फ 5 चैप्टर्स के रिवीजन में। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम आपको क्वेश्चंस भी कराने लगे साथ में तो कितना टाइम हो जाएगा और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए बस आप ये बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपने मार्क किए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन मार्क करने किए हैं हमने आपके लिए, बस यही क्वेश्चन करें, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आपका काम चल जाएगा इसमें और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पर जो डी एक्सरसाइज वगैरह है ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो यहाँ पर आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो सिंपल, ये जो पी वाई क्यू में आए हुए हैं हमारे, ये कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन जरूर करेंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन करने में बस स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है उसी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, तो सफिशिएंट रहेगा। तो आपने अगर अच्छे से किया हुआ है तो वो तो सबसे ज़्यादा ही बेस्ट है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन में सिर्फ प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन हमारे देखने को मिल रहे हैं। तो भाई रेशियो प्रपोर्शन में ये सभी हमने आपको बताया भी क्या होता है रेशियो प्रपोर्शन। तो सिंपल रेशियो प्रपोर्शन हमारा क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका भी रेशियो प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसमें हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं और उसमें भी हमारे पास क्या आ रहे हैं जो मेन प्रॉपर्टीज है। देखो कॉम्पोनेंट डिविडेंड है ही हमारा, तो फर्स्ट चैप्टर में तो हमारा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जैसे आपके पास है ये वाले, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे, ये कंपाउंड रेशो किसे कहते हैं, कंपाउंड रेशो, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। तो इसके ये बेसिक क्वेश्चन जरूर कर लें अगर आपने किसी को करना है, ठीक है। इसमें से आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 18 20 ये जो है कंपाउंड रेशो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंपाउंड रेशो आ जाता है। डुप्लीकेट रेशो करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट में स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं क्यूब रूट। रेसिप्रोकल करना है तो आप सिंपल रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो बस आपको ये बेसिक क्वेश्चन इसके कर लेने हैं तो आपका काम हो जाएगा इसमें खत्म। ये कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा रिवाइज। जैसे अब इसमें से ये है कि भी फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन, इसके एक एक क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आपसे पुट अप किए जा सकते हैं कि भी फोर्थ रेशियो के लिए अगर वो कहे कि फोर्थ रेशियो बताओ उसका, तो आप क्या कर लो भी फोर्थ रेशियो को क्या कर लो, लेट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड है हमारे पास, फोर्थ रेशियो को लेट कर लो एक्स। अब इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो को इक्वल रख लो। 1.5 और 4.5 का रेशियो किसके इक्वल रख लो, 3.5 और एक्स के। एक्स की वैल्यू निकालो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 कितना हो जाता है हमारा, 15 3 होते हैं 45, तो 1/3 एक्स को इधर लेके आ जाओ, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 हो जाएगा। सही है, 10.5 ठीक है। तो बस अगर ये कह रहा है कि थर्ड प्रपोर्शन, तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, सिंपल थर्ड प्रपोर्शन के लिए अगर हमारे पास वैल्यू है तो यहाँ पर अगर सिंपल देखो, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5, अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन अगर हम लेट कर लेते हैं m या x लेट कर लेते हैं, तो अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल लेना है हमें। तो 3/5 किसके इक्वल लेना है, 5/x के। तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर 5 × 5/3, ये हो जाता है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। इसी से थर्ड प्रोपोर्शन में ही हमारा ये फॉर्मूला ही बन जाता है कि भाई अगर ए बी सी थर्ड प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है सी वो किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर बी स्क्वायर हो रहा है अपॉन में ए आ रहा है। ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल ले रहे हैं हम, इन दोनों के इक्वल ले रहे हैं, बी और सी के। तो भाई सी वाली जो वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो रहा है, ए सी के इक्वल हो रहा है। ये रिलेशन आता है हमारा किसके लिए, ये रिलेशन आता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन के लिए कि बी स्क्वायर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए सी के इक्वल हो जाएगी। ओके, देखो अगर मीन प्रपोर्शन बोल रहा है तो उसके लिए मीन प्रपोर्शन मतलब बीच वाली वैल्यू, कि भाई अगर ए बी है इसके बीच में कोई मीन प्रपोर्शन आपको निकालना है सी, तो बस आप इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो इसके इक्वल। तो बिल्कुल भी हम आपको फॉर्मूले नहीं बता रहे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे कि आप फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हो अगर भूल जाते हो तो। इसी में क्या हो जाता है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। तो जो मीन प्रपोर्शन है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी तो रूट में क्या कर सकते हो, ए बी कर सकते हो। यही फॉर्मूला में बताया गया मीन प्रपोर्शन के लिए। तो सिंपल बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, रेशियो, कंपोनेंट डिविडेंड। और ये जो क्वेश्चन मार्क किया ना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको कर सकते हो आप अपने एग्जाम के लिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी कंप्लीट चैप्टर नंबर 7।
अब इन लेक्चर को देखने के बाद जल्दी से क्वेश्चन इसमें लगा सकते हो आप, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसमें जो क्वेश्चन आता है हमारा बेसिकली ये प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं हमारे, ये लोग में प्रूफ वाला क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये है इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लें। ओके, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रॉपर्टी यूज करके आपको करना है इसको। ये डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। बस किसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए परेशान ना हो बिल्कुल भी, इन क्वेश्चन को कर लें और पेपर देख के आए बिल्कुल अच्छे से। ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 8, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो बस रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या कि भाई अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किसी अदर पॉलिनोमियल से, तो भाई रिमाइंडर क्या बचता है कि अगर हम वहां से वैल्यू फाइंड करते हैं, कि सिंपल एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम है क्या। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर लेट कर लेते हैं हमारे पास है ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको डिवाइड करना है हमें x माइनस 3 से। अब आपके पास रिमाइंडर बताने का एक तो ये तरीका है कि भाई आप इसको पूरा डिवाइड करें, ये वाला जो मेथड हमने सीखा है, या फिर रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि भाई जो भी इसका क्या है हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं इसे, डिवाइजर बोलते हैं। तो डिवाइजर कैसे, डिवाइजर को क्या करना है, ये जो डिवाइजर है इसको डिवाइड करना है आपको, इसको लेना है 0 के इक्वल, और इससे वैल्यू फाइंड करनी है x की। जो x की वैल्यू आए उसी को हम क्या करते हैं डिविडेंड में क्या करना है, पुट कर देना है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और आप x के प्लेस पर 3 अगर पुट कर देते हो तो 5 और x के प्लेस पर 3, यहाँ पर 8, एंड यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वही आपको क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यही हमारी क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है। यहाँ पर आप इसको सोल्व करो, 5 से 15 हो गए, और ये कितना हो रहा है हमारा 9 और 8 हो रहा है हमारा 17, तो ये आ रहा है 2, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आ रही है वो उसका रिमाइंडर होगी, लेकिन अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाए तो यही क्या हो जाती है, हमारी फैक्टर थ्योरम हो जाती है। क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इसका फैक्टर कब होगा, ये x माइनस इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 होता तो x माइनस इसका फैक्टर होता, क्योंकि इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो बस यही हमारी रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम है, बस इसको याद रखना है आपको, और सिंपल इस पर क्वेश्चन करने हैं। जैसा हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल 2x+1। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको 0 के इक्वल रखो, जो भी हमारा डिवाइडर है उसको 0 के इक्वल रखो, उससे x की वैल्यू निकालो और डिविडेंड में पुट कर दो, वैल्यू आपकी आ जाएगी, वही आपका रिमाइंडर होगा। और वो अगर वो बोलेगी भी इसका फैक्टर है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं एक्सरसाइज में। अब देखो एक्सरसाइज में जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये हमने मार्क किया आपके लिए, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायरेक्ट, रिमाइंडर बताइए। तो बस आपको x की वैल्यू, ये जो डिवाइजर है x-1, इसको 0 के इक्वल रखना और इसको पुट कर देना है बड़ी वाली वैल्यू में, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भाई इसका फैक्टर शो करना है, अगर तो आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पर पुट कर दिया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका फैक्टर है, सिंपल सी बात है। और इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ओके इफ 2x+1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है वो कि भी कहता है कि भी इसका फैक्टर है, तो इसके क्या बताइए आप, इसमें k की वैल्यू बताइए, तो k अननोन कर देगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन दिस डिवाइडेड बाय x-2 द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k की वैल्यू बताओ। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं इस चैप्टर में। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको। इन क्वेश्चन को कर लेते हो तो बस आपका चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाता है। जैसे कि कह रहा है कि भाई अगर x-2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू आएगी 2, और इसको पुट करेंगे किसमें, x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4 इसमें, तो x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 4। तो आप x के प्लेस पर 2 कर देते हो, 2x के प्लेस पर 2 कर देते हो, यहाँ पर k और यहाँ पर x के प्लेस पर 2 और यहाँ पर प्लस 4 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब आप इसके क्या कर सकते हो, 2 टू 4 टू 8 प्लस यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, और यहाँ पर प्लस 4 इक्वल्स टू में कितना, 0। आप इसे सोल्व कर लो, 8 और 8 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 20 इधर आकर क्या हो जाएगा -20। लेकिन देखो इसने कहा है कि भाई रिमाइंडर k आएगा, यहाँ पर 0 नहीं रखना, यहाँ पर रखना है रिमाइंडर, क्योंकि देखो इससे हम रिमाइंडर ही फाइंड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आएगा वो कह रहा है कि भाई वो रिमाइंडर k ही आएगा, इसका फैक्टर नहीं बोल रहा। अगर ये कहता ना कि ये इसका फैक्टर है तब हम इक्वल्स टू 0 रखते। बात ध्यान से सुने कि भाई अगर वो कहता है कि इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, या फिर ये कहता है कि भाई x-2 इसका फैक्टर है, तब हम कह सकते हैं कि भाई इक्वल्स टू में 0 रखते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भाई रिमाइंडर k है, या फिर वो कह रहा है कि रिमाइंडर 5 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा,
तो वही रख देते इक्वल टू में, तब के की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी के रखेंगे, यहाँ पर के रखेंगे। अब हमारा कितना हो रहा है, 20 क्या हो जाएगा, आप 20 प्लस का 20 इधर ही रख सकते हैं, माइनस 2 के इधर लाकर आप इसे प्लस का 2 के कर सकते हो। यहाँ पर के, यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के, फिर 20/3 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/3। तो ऐसी वैल्यू भी आ सकती है, तो डरना नहीं है। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं आपको, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करने हैं। तो इसी से आप क्या समझ जाएंगे कि भी किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। 8B, अब इसको बिल्कुल हल्के मत लेना कि भी ये बुक के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन ही बता रहे हैं सर। अरे क्वेश्चन आते ही इसी तरीके के हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है, मेरे क्वेश्चन रटने नहीं है। ठीक है, अब 8B में जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आया था कि भी कंप्लीटली फैक्टराइज करें। यहाँ पर तो बता रहा है कि भी x+5 इज ए फैक्टर, तो अगर वो पहले से ही बता देगी कि भी ये इसका फैक्टर है, तब आपको इसको कंप्लीट फैक्टराइज करना, तब तो ये इजी हो जाता है। क्यों, ये x+5 एक फैक्टर तो इसका बता ही दिया, और 2 फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप क्या करो, x+5 से इसको डिवाइड करो, और फिर जो हमारा क्या बचेगा, क्वेश्चन बचेगा, उस क्वेश्चन को अगेन फैक्टराइज कर दो, तीनों फैक्टर आ जाते हैं। कैसे, ये भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये पहले से बोल दिया है इसने कि भी x+5 क्या है, फैक्टर है। तो अगर ये फैक्टर है तो इसे कंप्लीट डिवाइड करेगा, यहाँ पर आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इसको जरूर कर लें आप। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इससे इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो अगर यहाँ 2x³ है तो इसको 2x³ बनाने के लिए आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करें x में कि भी 2x³ बन जाए। तो जिस बच्चे ने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा भी क्या मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि भी हमें पता नहीं चलता कि भी क्या मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको सिंपल ये जो फर्स्ट टर्म है जिसके इक्वल हमें बनाना, उसी को आप क्या कर दो, इस बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। जो बचेगा, जैसे 2x² बच रहा है, तो आप 2x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, 2x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ हो जाएगा, और 2x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10x²। बात आ रही है समझ में कि भाई 2x² से हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, x+5 को। x+5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x³ और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x²। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस या माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस का 5x² माइनस का 28x और माइनस में 15। अब क्या करेंगे हम x को और इसको देखो, अब ये वाला जो फर्स्ट टर्म है जिसके इक्वल बनाना है, इसको डिवाइड कर दो। बिल्कुल प्लस माइनस साथ रखने हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। माइनस साइन को कभी इग्नोर ना करें कि भी माइनस साइन हटा दो, नहीं, माइनस साइन से तो बहुत बड़ा खेल हो जाता है, वैल्यू चेंज हो जाती है, पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, -5x से ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो, अगर हम -5x से मल्टीप्लाई करें किसको, x+5 को, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा -10x² और यहाँ पर होगा 5 5 25x। ओके, तो अब यहाँ पर ये रखना पड़ेगा हमें, कितना, -5x² और -25x। यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस, ये -3x -15। अब क्या करो, -3 से मल्टीप्लाई कर लो, -3 से करेंगे तो होगा ये -3x और -15, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 0। देखो, अगर ये इसका फैक्टर कंप्लीट डिवाइड करता है, बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अब ये जो क्वेश्चन बचता है, ये जो क्वेश्चन वाली वैल्यू बचती है, इसी को अगेन फैक्टराइज करते हैं और हमारा कंप्लीट फैक्टर हो जाता है। कैसे भाई, 2 3 जा 6, तो आप फैक्टराइज कर ही सकते हो उसको। 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए तो 6 1 जा 6, तो इसमें से 2 फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, ये 6x, ये माइनस माइनस प्लस x, -3, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x -3 और +1 कॉमन लेंगे, तो x -3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, x -3 यहाँ पर भी इधर भी बन रहा है, तो ये सेम है हमारा, सही है, करेक्ट किया हमने। ये हो गया हमारे 2 फैक्टर्स, ये हो गए। एक फैक्टर इसने पहले से दे दिया x+5, तो अगर वो एक फैक्टर पहले से ही गिवन कर देगा फिर तो इजी हो जाएगा वो। लेकिन कभी कभी वो क्या कहता है कि सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है और आप कह रहे हैं कि कंप्लीटली फैक्टराइज करो। इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में हमें पहले एज्यूम करके पुट करके देखना होता है कि वैल्यू, जैसे +1 करने पर पुट करके देखोगे भी 0 आ रहा है नहीं आ रहा रिमाइंडर, उसी के अकॉर्डिंग हम इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि भाई ये है हमारे पास 3x³ + 2x² -19x + 6, इसको कंप्लीट फैक्टराइज करना है। देखो, जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल की उतने ही फैक्टर आते हैं, इसके भी 3 फैक्टर्स होंगे। कैसे फाइंड करते हैं इसका एक फैक्टर, कैसे फाइंड करते हैं, एक फैक्टर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं कि x के प्लेस में 1 पुट करके देखो,
अगर 1 पुट करने पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर इसका आंसर 0 आ गया, तो x की वैल्यू 1 पुट की हमने और 0 आया, तो x इधर आकर -1 हो जाएगा, तो x -1 इसका फैक्टर होगा, x -1 इसका फैक्टर होगा। क्या 1 पुट करने पर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, ये 19 बन रहा है, 19 बन नहीं रहा। 2 करके देखो, तो फिर आप 2 कर रहे हो, अगर आप x से प्लेस पर 2 पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा हमारा। और ये क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर में, ये सभी क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कराए हुए हैं, तो आप इसको किसी को भी क्वेश्चन को देख सकते हो। इसका एक ही क्वेश्चन करें, सारे क्वेश्चन करने लगे ना तो बस इसी में ही पूरा दिन चला जाएगा और आप अपना रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई बेसिक सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम सभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कितने भी आप कोशिश कर लेना, आप सभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखे कि भाई कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्योंकि वही आपको यूज करना है फाइनली जाकर एग्जाम में। अब जैसे आप इन दोनों को माइनस कर लो या पहले इन दोनों कर लो, देखो इन दोनों को कर रहे हो आप पहले, क्योंकि प्लस माइनस तो पहले किसी को भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ रहा है 30, 24 और 6, 30 प्लस का 30 यहाँ आ रहा है, तो कैंसिल होगा, 0 आ रहा है। तो यस, एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर अगर 0 आया है तो x माइनस टू इसका फैक्टर होगा, x माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे जैसे अभी किया हमने, वैसे इसके 2 फैक्टर्स और फाइंड कर लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि भाई x माइनस टू एंड एक्स प्लस 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स है अगर ये, तो भाई आप एक बार अगर x की वैल्यू -2 इधर आकर हमारे क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में प्लस की 2 रखने पर इसकी वैल्यू में रखोगे प्लस के 2, और एक इक्वेशन बनेगी ए और बी में। ऐसे x की वैल्यू -1 रखोगे, फिर एक और इक्वेशन बनेगी आपको ए और बी में, फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे। तो सिंपल ये क्वेश्चन इसमें कर लेने हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसे ही आप चैप्टर नंबर 9 भी कर सकते हो। क्या है चैप्टर नंबर 9 में? मैट्रिसेस। सिंपल, आपको देखो प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैट्रिसेस में। सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बोल देगा आपको, मैट्रिक्स के टाइप बताओ, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या फिर एक क्वेश्चन दे देगा उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको, ये मैट्रिक्स में हमारा सिंपल क्या करना है हमें। तो चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस क्या करना है भाई, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स की, जिसमें क्या होती है ये जो लेटी हुई लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है इसके रोज हैं, रो 1 रो 2 कह सकते हो आप, और ये जो वर्टिकल लाइन से इन्हीं को हम इसका कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, तो रो इनटू कॉलम से हम क्या कर देते हैं, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। अब रो कितनी है, अगर रो 2 है तो कॉलम कितनी है, 1 2 3 है, तो यही क्या हो जाता है इसका ऑर्डर हो जाता है। और जितना इसका ऑर्डर होता है अगर उनको मल्टीप्लाई कर देते तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही आते हैं, 2 3 जा 6 एलिमेंट। अब 6 एलिमेंट होंगे कैसे, जैसे इसे बोलेंगे हम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 तो इनकी आइडेंटिटी भी, जैसे हम सेल एड्रेस लिखते हैं वर्कशीट में, ऐसे ही है भी यहाँ पर क्या होता है, ये भी इसका एड्रेस है कि भी इसको A12 बोलेंगे, इसको फर्स्ट पहले रो की, कौन सी रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो A13। ऐसे इसको A21 फर्स्ट रो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ये A सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ऐसे बोल देते हैं। बस ये क्या है इसमें सिंपल क्या हो जाता है, ये इसका ऑर्डर हो जाता है, ये इसके एलिमेंट्स के नेम हो जाते हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगे जब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये इसका ऑर्डर है। अब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने बात की, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से हम एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं। अब मैट्रिक्स किस किस तरीके की हो सकती है ये सभी हमें देखने हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये सभी हमें पता होना चाहिए। जैसे रो मैट्रिक्स भी, जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो, ठीक है, जिसमें सिंगल रो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सिंगल रो उसी को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ये भी जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 कितनी भी हो सकती हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर हो, जितनी रोज हो उतनी कॉलम हो, अगर 2 रोज है तो 2 ही कॉलम हो, अगर 3 रोज है तो 3 ही कॉलम हो। तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स, 1 इंटू 1 कह लो, 2 इंटू 2 कह लो, 3 इंटू 3 कह लो, ये सभी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स भी जिसके सभी एलिमेंट जीरो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, रो कॉलम हो हमारी, स्क्वायर हो रेक्टेंगुलर हो, अगर उसके सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो क्या होगी भी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हों, और डायगोनल में भी हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। ये जो हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल, जैसे इसमें प्रिंसिपल डायगोनल। तो यही एलिमेंट क्या हो, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, बस
और सभी एलिमेंट जीरो हो तो उसी को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसी में यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, 1 1। इसी में एक स्केलर मैट्रिक्स भी होती है जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, जैसे यहाँ 1 1 बना रहे हैं तो वहाँ पर 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो बस ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जगह कहते हैं, बस रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा सिंपल। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप ये चीजें करोगे। तो ये हमने किए हैं, हमने कि कैसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है 1 2 3, यहाँ पर क्या है 4 5 3, इस टाइप की एक मैट्रिक्स है। इसका अगर हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसको ए टी बोल सकते हो, ए डैश बोल सकते हो, ए टी बोल दो या ए डैश बोल दो, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या होता है भी, जो रो है इसको कॉलम बना दो 1 2 3, ये रो है इसको कॉलम बना दो 4 5 6, मीन्स ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। बताओ इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो इसका अगर ऑर्डर 2 इंटू 3 है तो इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। ओके, ट्रांसपोज में ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाता है, रो का कॉलम, कॉलम का रो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसमें क्या होगा, उसका हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर ए और बी दो इक्वल मैट्रिक्स है तो उसका A11 इसके A11 के, इसका A12 इसके A12 के, इसका A21 है तो A21 के, A22 के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। ये कहती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर ये कहती है तो भाई हम इसे कंपेयर करके यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे आपसे बोल सकता है कि बताइए इसमें ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो भाई यहाँ पर x माइनस टू को हम 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 2। y को 3 के इक्वल लेंगे, या a अपॉन 2 को 1 के इक्वल होंगे तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। b प्लस 1 5 के इक्वल होगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इधर माइनस होगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो बस इस टाइप से हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं मैट्रिसेस को। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देखो अगर 2 मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है तो भाई दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2 इंटू 2 है तो ये भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। एडिशन में क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी क्या होंगी, 2 मैट्रिसेस ऐड होंगी। तो एडिशन में क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर रिमेन सेम। ठीक है, अगर सेम ऑर्डर नहीं है ना तो एल इनको आप ऐड नहीं कर सकते हो, हमेशा होना चाहिए ये सेम हो। कि भाई अगर ये 2 इंटू 2 की है, या फिर मान लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, ये मैट्रिक्स है और इसको प्लस कर रहे हो आप 1 2 3 4 के साथ, तो आप इसे कर ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भी इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तो आप प्लस कर पाओगे, मान लेते हैं इसमें ऑर्डर सेम हो जाता, यहाँ पर वो क्या कर देता, ये 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, और इसको ऐड कर रहा होता है यहाँ पर 3 2 1 5 3 2। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो, लेकिन करेंगे कैसे, देखो अगर ये A11 है तो A11 A11 से ही मल्टीप्लाई होगा, मीन्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर सेम ही होगा जो इनका होगा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट पहले से ही A11 से ही प्लस होगा, A22 से ही प्लस होगा, A33 से ही प्लस होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। तो बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। बस ये हो गया। ऐसे आप सब्ट्रैक्ट भी सेम ही है, जैसे एडिशन है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी है। फिर सब्ट्रैक्ट भी आप क्या कर सकते हो, सेम ही ऑर्डर वाले से कर सकते हो, बिना सेम ऑर्डर वाले से आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ बीच में माइनस हो जाए, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी हमारी वो भी सेम ही ऑर्डर की आएगी। तो बस सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सिंपली इसी टाइप से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्ट्रैक्शन भी यही है। ओके, अब इसमें अगर हम आगे देखते हैं, एडिटिविटी, ये हमारी कुछ सिंपल ये आ जाती है, क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी की भी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल अलजेब्रा में देख रहे हैं या फिर हम सिंपल रियल नंबर के लिए देख रहे हैं तो भाई क्या वैल्यू प्लस करें कि भाई सेम ही क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बोल सकता है वो फाइंड करने के लिए एडिटिव आइडेंटिटी, लेकिन चांसेस कम होते हैं भाई इसके फाइंड करने के। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 3, इसमें क्या ऐड करें कि भाई सेम रहे, तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जितने जिस ऑर्डर की होगी उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स में ऐड कर दो, आपको क्या आएगा, एलिमेंट या फिर मैट्रिक्स सेम ही आएगी। तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जीरो मैट्रिक्स बोलो या फिर इसको नल मैट्रिक्स बोलो, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ओके,
ये क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, क्या ऐड करें, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी की मैट्रिक्स सेम रहे तो जीरो है नल मैट्रिक्स। दूसरी वाली एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एक हो गया एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करें भाई, एडिटिव इनवर्स के लिए कि भी कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कोई भी नंबर है, इसमें क्या ऐड करें कि भी इसका आंसर जीरो आ जाए, इसका आंसर जीरो आ जाए, तो आप थ्री में क्या करोगे, -3 ही ऐड करोगे, मतलब उसी का ही नेगेटिव, ठीक है, तो आपका जीरो आ जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स में कि भाई आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या ऐड करें, तो उसी का ही नेगेटिव, उसी मैट्रिक्स का ही नेगेटिव करोगे तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसी का ही नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी इसकी, एडिटिव इनवर्स होगा। तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, अगर वो बोल देते हैं कि भाई एडिटिव इनवर्स बताओ, तो उसी मैट्रिक्स में माइनस साइन लगा दो, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी उसने ये, और वो कह रहा है कि भाई इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या कर दोगे, -a, या फिर आप एक नई मैट्रिक्स बता दो बी, जिसको -a कह दो। अब माइनस का मतलब क्या है कि माइनस साइन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन सभी एलिमेंट में होगा, जो भी आप यहाँ पर बाहर मल्टीप्लाई करते हो वो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपने 2 रखा बाहर और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है ये 1 और 2, तो आप 2 की मल्टीप्लाई सभी में करोगे, इसमें भी और इसमें भी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस टाइप से बन जाएगी, समझ गए। तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। अब अगर वो कोई मैट्रिक्स दे दे भाई, इसका कहे कि भाई इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो आप जीरो या नल मैट्रिक्स बताओ सेम ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये है और वो कह रहा है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी बताओ इसकी, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी मैट्रिक्स 0 × 0, बस ये इस टाइप से आपको बताना है। ये है इसमें सोल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशन, तो बस इसको सोल्व करना है, बस आपको ये क्वेश्चन इसमें कर लेने जो हमने आपको कराएंगे कि जैसे ए और बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 2 है, 2 × 3 है रेस्पेक्टिवली, देन देयर सम a+b क्या हो सकता है, ठीक है, या पॉसिबल भी हो सकता है नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देख लें। m की वैल्यू है m+m ट्रांसपोज निकाल दो, m ट्रांसपोज अभी बताया था, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर m ट्रांसपोज के लिए क्या करोगे आप, रो को कॉलम कर दोगे, 5 और -3 है, 5 और -3 नीचे जाएगा, -2 और 4 है, -2 और 4 ऐसा रहेगा हमारा सिंपल। इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पर आपको इनको प्लस माइनस करके क्या दिखाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पर b के प्लेस पर b रखो, c के प्लेस पर c, a के प्लेस पर a, c - a करके b को इधर आकर, b इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस कर दो, सिंपल x बचेगा, वही मैट्रिक्स आपको बतानी है। फिर यहाँ पर 9b में आपको ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो भाई जो भी बाहर वाली वैल्यू वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, ये भी बताया था आपको, तो सभी मल्टीप्लाई कर लो सभी एलिमेंट से। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है एक्स वाई वैल्यू को, पहले इसको सिंप्लीफाई करो और फिर इसको कंपेयर कर लो, कैसे कि भी एक्स को पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करो। तो ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको मार्क कराए हुए हैं, आप इनको कर लो, ये सफिशियंट है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे और आप इजीली कर पाओगे जो भी एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर कितना हमारा -8, अगर हम इसमें देखें कैसे करना है, क्योंकि पहले आप जो भी वैल्यू बाहर होती है उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ -x और माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ +4 को कर रहे हो आप तो हो जाएगा -8, और यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा 4y, क्योंकि बाहर माइनस साइन ही रखा हुआ है, या 7 - 8। अब देखो ये इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, तो आप -x में से क्या माइनस कर रहे हो, -8, तो यहाँ -8 रखोगे तो +8 हो जाएगा, बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पर ये 2x और यहाँ पर माइनस का 4y और इक्वल्स टू में क्या है, ये 7 और -8। तो आप कंपेयर करोगे कैसे, -x+8 को किसके साथ, 7 के साथ, तो -x+8 इधर आकर क्या हो जाएगा, -8, या -x 7 -8 हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बस। एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2x - 4y इक्वल्स टू में -8, आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, x - 2y इक्वल्स टू में -8, 2 से इसको कैंसिल कर लो, आप क्या हो जाएगा x - 2y इक्वल्स टू में -2 4 जा 8, x की वैल्यू 1 पुट कर लो, -2y इक्वल्स टू में -4, आप क्या कर लो 1 -4 इधर आकर प्लस का 4 इक्वल्स टू में 2y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू 5/2। बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल 9b क्वेश्चन जो है हमारे। इसमें जो टफ क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट आता है वो मल्टीप्लीकेशन वाला आ जाता है, आगे मल्टीप्लीकेशन। देखो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अभी बात कर रहे थे ना कि भाई आई को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसका ध्यान रखना, आई अगर बोल दे तो आई हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, सेम ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 होते हैं और सभी एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसी को यूनिटी या फिर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर क्या भी रहा है कि डायग्नोसिस यूनिटी, डायग्नोसिस यूनिटी है तो क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू में भी पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन कि भाई डायग्नल क्या है हमारी यूनिटी है तो बताओ किस टाइप की मैट्रिक्स है। अब आती है बात मल्टीप्लीकेशन, जिससे बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं बहुत ज्यादा। अब सिंपल है मल्टीप्लीकेशन का रूल, तो जिसने हमारा लेक्चर देखा है तो उसको तो आता ही होगा सिंपली। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना तो बस आप इस चीज को समझ लें, मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो जाएगी। क्या? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना है, जो दोनों मैट्रिक्स हैं हमारे पास उनका देखना है सबसे पहले ऑर्डर। क्योंकि अगर इसका ऑर्डर m इंटू एन है और इसका क्या है p इंटू क्यू है, तो ये p इंटू क्यू है तो ये अंदर वाली जो वैल्यू है ना हमेशा इक्वल हो, मीन्स फर्स्ट वाले का क्या कॉलम और सेकंड वाले की रो हमेशा इक्वल हो, तभी क्या होगा इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो तभी क्या होगी इसमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। जैसे ये हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 और इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं हम किससे, 1 2 3 4। अब इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, कितनी रोज है, 2 रोज, और कॉलम कितना 1, तो 2 इंटू 1। इसमें कितना है 2 इंटू 2, 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब देखो क्या अंदर वाली वैल्यू इक्वल है, अगर ये अंदर वाली वैल्यू इक्वल नहीं है ना तो भाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर क्या हम इसको आगे रख दें 1 2 3 4 और इसमें रख दें हम 1 2, तो क्या अब पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा मत समझना कि भाई अगर ए भी पॉसिबल नहीं है तो बी ए भी पॉसिबल नहीं होगा। देखो इसमें प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती, ए बी इज नॉट इक्वल होता है बी ए के। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल होता है बी ए के। देखो आप, ये तो पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगी कैसे, ये 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 1 है। अब ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, ये वाली वैल्यू क्या होगी, अंदर वाली वैल्यू इक्वल, तो बाहर वाली जो मैं ऑर्डर होता है वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होने वाला है यहाँ पर 2 इंटू 1, मीन्स ऐसी मैट्रिक्स बनेगी हमारी, बनेगी तो। लेकिन वो एलिमेंट उसमें कैसे होंगे, देखो 2 इंटू 1 की अगर मैट्रिक्स है तो इसमें क्या है हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम, मीन्स एक एलिमेंट यहाँ पर इसको बोलेंगे हम A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और इसको क्या बोलेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। समझ गए? अब ये A11 और A12 की वैल्यू आएगी कैसे, देखो A11 कैसे आएगा यहाँ पर, तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, लेकिन रो आपको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की लेनी है और कॉलम आपको सेकंड वाली की, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, करॉस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, वन की वन मतलब फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट में और सेकंड की सेकंड में, और प्लस लगाएंगे बीच में, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो प्लस सेकंड वाले की सेकंड में, अगर 3 एलिमेंट्स होते तो थर्ड वाले की थर्ड में और बीच में प्लस साइन होता। समझ गए आप इस बात को, बस इस बात को समझ गए तो क्वेश्चन हो गया आपका, मल्टीप्लीकेशन आ गया आपको। अब A21 निकालना, तो सेकंड रो किसकी, फर्स्ट वाले में से आपको रो लेनी है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में, तो सेकंड में से कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें तो एक ही कॉलम है। तो आप क्या करोगे, करोगे मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से 3 इंटू 1 बीच में प्लस सेकंड वाले की सेकंड से, बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये इसमें कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ पर हो रहा है 3 +8, तो मैट्रिक्स जो हमारी बन रही है वो आ रही है 5 और 11। बस ये मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन सीख के तो भाई इसके सभी क्वेश्चन आप कर दोगे। तो अभी हमने जैसे बात की भी, इसमें प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही कि जैसे इसमें क्या फॉलो नहीं हो रही, कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं हो रही। अब एक और प्रॉपर्टी है इसमें क्या, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स से आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, तो a इंटू आई इजिकल्स टू ए ही आएगा, या आई इंटू ए करेंगे तो ए ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले केस में ये इक्वल आ रहा है, देखो ध्यान से कि भी ए इंटू आई कर लो या आई इंटू ए कर लो तो इक्वल आ रहा है, मीन्स यहाँ पर तो कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है, लेकिन और किसी केस में नहीं होगी, तो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती इसमें। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, 1 है, जैसे आप कह सकते हो, मतलब आप इसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। आई क्या है इसके लिए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो ये हमारा देखो ये रूल ये बताया गया है इसमें, ये सभी चीजें हमने इसमें बता दी। अब ये रिमेंबर करने के लिए वही बात बता दी है इसमें कि भाई ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा ये तो बात छोड़ दो आप। ओके, तो यहाँ पर यही है हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसमें आगे आगे देखते हैं। इसमें भी ये क्वेश्चन हमारे, ये क्वेश्चन की अब प्रैक्टिस कर लें कि भी इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारा इसमें ए स्क्वायर निकालना, तो ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो, फिर इसको बी के इक्वल करके कंपेयर कर लो। इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं। और जो मोस्ट चांसेस रहते हैं इसमें, जैसे ये तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करा रखे हैं,
तो ये क्वेश्चन आपको करने ही है। यहाँ पर आपको देखना है कि भी अगर पॉसिबल है मैट्रिक्स तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि पॉसिबल है तो आप उसकी मल्टीप्लाई करें, वरना उसको छोड़ दें ऐसे ही। तो बस आप देखो ये हो गया हमारे क्वेश्चन। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ इस टाइप के जरूर आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो इनकी प्रैक्टिस करनी। जैसे ये क्वेश्चन है 17, भाई एम मैट्रिक्स बताओ, पहले वो कहेगा कि भाई ऑर्डर बताओ एम का और फिर इसका मैट्रिक्स बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना आपको जरूर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 17, 17 में हमारे पास क्या है इसका, सेकंड वाला है हमारे पास। जैसे ये वाला कहते हैं कि भाई इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड ऑर्डर ऑफ एम। तो अगर हम ये वाला केस देखें कि भाई एम इंटू में क्या है हमारे पास, 1 इंटू 1, 0 इंटू 2 और 1 इंटू 2, मतलब 1 2। एम का ऑर्डर बताओ सबसे पहले, फिर एम मैट्रिक्स बतानी है। तो एम का ऑर्डर कैसे बताएंगे कि भाई इसका ऑर्डर अगर हम m इंटू एन ले लेते हैं और इसका p इंटू क्यू, मतलब इसका 2 इंटू 2 है। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये क्या हमारी 1 इंटू 2 की है, एक ही रो है इसमें 2 कॉलम्स हैं। देखो ये अंदर वाली वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए, मीन्स n की वैल्यू तो होगी यहाँ पर 2, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, देखो ये जो बाहर वाली मैट्रिक्स होती है, बाहर वाला जो वैल्यू होती है वो उसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स के। मीन्स कि भाई यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी 1, तो m की वैल्यू 1। तो ऑर्डर आप ऐसे कंपेयर करके बता दो। ये m और n की वैल्यू होगी, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी कैसी बनेगी, 1 इंटू 2 की जैसी ये है हमारी, तो 1 इंटू 2 की बनेगी। आप इसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x ले सकते हैं, यहाँ पर y, दोनों एलिमेंट लिए हमने, और यहाँ पर 1 1 और यहाँ 0 2, और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम इसको 1 और 2 के इक्वल रख के इसको सोल्व करेंगे और बताएंगे इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई यही वाला ऑर्डर आएगा हमारा, मीन इसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक तो होगा a11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई x को 1 से करेंगे x, और y को 0 से करेंगे 0। फिर a12 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो x को 1 से करेंगे x, प्लस y को 2 से करेंगे 2y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 और 2। तो यहाँ पर x 1 के इक्वल हो जाएगा, अगर x 1 के इक्वल है और ये वाली इक्वेशन 2 के इक्वल है, मीन्स x प्लस 2y किसके इक्वल है 2 के, और x की वैल्यू तो हमारी 1 आई गई है, तो x की जगह 1 रखो आप, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y इक्वल्स 2 में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 2y इक्वल्स 2 में कितना हो जाएगा 1, और y की वैल्यू 1/2। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसमें मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ये एम मैट्रिक्स हमारी कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/2। तो बस ऐसे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ऐसे आप इसमें भी m का ऑर्डर बता दोगे और फिर इसके मैट्रिक्स भी फाइंड कर लोगे। तो यही क्वेश्चन इसमें फंस जाते हैं हमारे मैट्रिक्स वाले टाइप में, कि मैट्रिक्स में हमारे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो मार्क कराए, जैसे ये वैल्यू, इसमें वैल्यू रख लो डायरेक्ट, साइन 60 और कोस 60 क्या होता है साइन 30, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट क्या बना लेना है, चार्ट बना लेना है और उसको कर लेना है सिंपली। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने जो हमने बता रखे हैं, जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर्स हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। यहाँ पर एक्स और वाई इंटीजर्स है, तो एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर्स में बतानी है आपको। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन कर लेने जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। तो बस ये क्वेश्चन सफिशिएंट रहेंगे, और ये कंप्लीट करने के बाद फिर करेंगे इसमें नेक्स्ट चैप्टर 10 से स्टार्ट। अभी आप इसको कंप्लीट करें, इसका अच्छे से रिवीजन कर लें, फिर हम आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं उसको भी रिवाइज करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में उसको कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।